रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। वन्य प्राणियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। माता की जय। अभी मजा नहीं आ रहा, सबके हाथ नहीं उठ रहे हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत के मध्य प्रदेश का जिला सिवनी और आज है आप मोदागढ़ में जो मोगली की कर्मभूमि है और आज अनुभूति 2026 का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है आप सभी के लिए, ताकि आप आने वाले भविष्य में वन्य जीव वन सबकी सुरक्षा कर सके और लोगों को जागरूक सके। हमारे बीच में आदरणीय एसडीओ साहब हमारे बीच में गुरुदेव सर मौजूद है, साथ ही हमारे साथ हमारे परिक्षेत्र अधिकारी महोदय वानखेड़े सर भी मौजूद है, साथ ही मास्टर ट्रेनर हमारे बीच में आई हुई है अनुराधा मैडम और हमारी शिवानी बघेल जी, साथ ही डॉक्यूमेंट्री के लिए विशेष तौर पर हमारे बीच में हमारे दो अतिथि यहाँ पर उपस्थित हुए आरकॉन आज सर भी हमारे बीच में मौजूद है। तो आइए लिए चलते हैं आपको जो सबसे पहली कड़ी है हमारे इस कार्यक्रम की, आप सभी बच्चों के लिए विशेष तौर पर मध्य प्रदेश शासन वन विभाग की ओर से आप सभी बच्चों को कुछ विशेष गिफ्ट प्रदान किया जाता है। मैं आदरणीय एसडीओ साहब से अनुरोध करूंगा कि बच्चों को समस्त स्टाफ के साथ मिलकर के यहाँ पर किट वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ। और बिल्कुल देख सकते हैं आप हमारे बीच में हमारे आदरणीय एसडीओ सर यहाँ पर अनुभूति की जो किट है वो बच्चों को प्रदान करते हुए साथ ही परिक्षेत्र अधिकारी नीचे रख दीजिए। एक और को पिला दीजिए सर, लड़की को भी पिला दीजिए। चलो जोरदार तालियां हो जाए बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको कौन सी ड्रिल बोलते पता है? बहुत बढ़िया। और हवा में हिला दीजिए। उतारो। सभी लोग लाइक सीधी रखो तो अच्छी फोटो भी आएगी। मालूम है आपको, अनुभूति का मतलब होता है एहसास, महसूस करना। उपहार दिया गया है, भेंट दी गई है, ये किसके द्वारा दी गई है? लघु वन उपज संघ की मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम है डॉक्टर समिता राजोरा मैम। उन्होंने आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे जो अनुभूति कार्यक्रम में आ रहे हैं उनके लिए किट दी है। तो एक बार ऊपर उठाइए किट को, मुस्कुराते हुए बोलिए थैंक यू मैम। सभी बच्चों का अनुभूति कार्यक्रम में मोदागढ़ में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। मैं आपकी मास्टर ट्रेनर अनुराधा ठाकुर वन वृत्त सिवनी से, और आप आए हैं अनुभूति कार्यक्रम में इको पर्यटन विकास बोर्ड के माध्यम से। और ये कार्यक्रम 2016 से लगातार प्रति वर्ष वन मंडल स्तर पे प्रत्येक रेंज में 2 कार्यक्रम होते हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों आपको आज जंगल लाया गया है, वनों के बीच में आपको लाया गया है। वनों से वन्य प्राणियों, पर्यावरण, यहाँ के कीट पतंगे, दीमक और सांप, गिद्ध, ऐसे बहुत सारे प्रकृति के विभिन्न आयाम है। उन सभी आयामों से आपको 2 किलोमीटर की ट्रेल में प्रत्यक्ष रूबरू कराया जाएगा, ताकि आप इन वन्य प्राणियों से प्यार कर सके, उनसे
पारिवारिक रिश्ता कायम कर सके। तो आपको यहाँ पे इनसे अपनापन जगाने के लिए लाया गया है, ताकि आप प्रकृति के, आज हम ट्रेल पे लेके जाएंगे आपको इन सभी छोटे छोटे वन्य प्राणियों, कीट पतंगों से मिलाने के लिए, दोस्ती कराने के लिए, ताकि आपको उनसे प्यार हो और आप उनका संरक्षण कर सके। ये भाव आपके भीतर आ जाए, अभी से आपकी समझ बढ़ जाएगी, तो भविष्य में आप मतलब है एहसास कराना, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ वनों में प्राकृतिक आवास में इसीलिए लाया जाता है ताकि आप लोग ये समझ सके, एहसास कर सके कि क्या वन है, क्या वन्य प्राणी है और क्या पर्यावरण है। तो ये मध्य प्रदेश शासन की वन विभाग की योजना है। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि पूरे भारत में केवल मध्य प्रदेश भर में ये अनुभूति कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हर परिक्षेत्र में 2-2 कैंप किए जाते हैं। 120 बच्चे प्रति कैंप आते हैं और बच्चों को ये मानकर कि आप ही हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं, आप ही कल के जिम्मेदार। Come on, come on, come on. हुआ है मोगली पात्र मानव का जंगल और वन्य प्राणी पर निर्भरता को दर्शाता है। यह भी दर्शाता है कि वन्य प्राणी मानव के मित्र हैं। अब एक सेकंड लेंगे। वायु को तो समझते हैं कि ऑक्सीजन देता है, वर्षा कराता है, भूमिगत जल स्तर बढ़ाता है, पर आपको इनके कोरिलेशन नहीं पता है कि ये ऑक्सीजन देता है, बट अगर ये डिकम्पोज ना हो, मान लो ये पेड़ हजारों की तादाद में है और ये डिकम्पोज ही ना हो, अब घटित ही ना हो, तो ऐसा होगा कि एक टाइम पे इतनी बड़ी लेयर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो एक छोटा सा जो दीमक होता है वो किस तरीके से जैसे हर इंसान की जब एक उम्र हो जाती है तो बूढ़ा होने के बाद इस पर भी बूढ़े इंसान को उठाता है ना, तो ऐसे ही जब ट्रीज इतना सारा काम करते हैं पर लास्ट में इनकी एक उम्र होने के बाद फिर एक छोटा कीड़ा होता है दीमक, जो सूखी गिरी पीड़ी लकड़ियों को खाता है। तो ऐसे कई सारी मोरल वैल्यूज हैं, जैसे पेड़ हमें ऑक्सीजन चाहिए, पर पेड़ के साथ साथ कितनी सारी चीजें हमें इनकी प्रजातियों का विस्तार कराना है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे हमारी प्रकृति को नुकसान हो रहा है। जैसे आग लगने से कितना बड़ा नुकसान होता है, अगर ये पेड़ है इसके सीड्स नीचे गिरेंगे तभी तो दूसरा नया पौधा जर्मिनेट होगा ना, और नए पौधे को जर्मिनेट होने के लिए यहाँ पे जंगल में कभी किसी को आपने खाद डालते हुए देखा है क्या? नहीं देखा ना। तो यहाँ खाद कौन निर्माण कर रहा है, इस टाइप की बेसिक कई सारी इंफॉर्मेशन है जो हम आपको ट्रेल के माध्यम से देंगे, पर आपको हर जगह पे चीफ पॉइंट होकर के सर्कल बना लेना है। अब चले हम, ठीक है चलिए। इतना अगर लंबा लाइन करेंगे ना तो जैसे ये बच्चे हैं तो इधर आप थोड़ी ज्यादा इकट्ठे हो जाइए, सिर्फ 2 के राउंड पे लाउडली बोलिए। इसमें क्या पाया जाता है? ये हमारे गाल और बाल, ये हमारी जो चिकने चिकने गाल होते हैं और काले काले से शाइनिंग वाले बाल, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपको पता है कि हमारे जो पुराने ज़माने में जितने भी दादाजी लोग थे या पुराने बड़े बुजुर्ग थे, वो बहुत लंबे टाइम तक जीवन जीते थे और बीमार भी नहीं पड़ते थे, और अगर ट्रीटमेंट भी करना होता था तो उन्हें बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि उन्हें बेसिक नॉलेज था कि किन पौधों से, किन औषधि से उनकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। आज हम कई सारे केमिकल युक्त बालों के लिए कई सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जिससे बाल भी झड़ रहे हैं, पैसे भी जा रहे हैं, और केमिकल भी हमारे बॉडी को, मतलब केमिकल तो हमारे लिए नुकसानदायक है, पर हम नेचुरल चीज़ों को मतलब बचा करके रखेंगे। आंवले के पेड़ जंगल में कम हुए हैं कि ज़्यादा हुए हैं? इसके साथ 2 चीजें आपको याद रखनी है। देखो, पहला इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमारे लिए औषधि के भी काम आता है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है।
इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल बार्क ट्री। क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल बार्क ट्री। अब याद रहेगा, अगर हम बोलेंगे कि जंगल में आपको मगरमच्छ जैसा कौन सा पेड़ दिखाई दे रहा, तो कौन सा पेड़ था वो? कौन सा पेड़ था? क्रोकोडाइल बार्क ट्री कौन से पेड़ को बोलते हैं? उसको किस लिए बोलते होंगे? क्योंकि उसकी जो छाल है वो किसके जैसी दिखाई दे रही है? किसी भी पेड़ को पहचानने के लिए कौन सी मुख्य चीजें होती हैं जिनको देख करके हम पहचानते हैं? लीव्स और ये वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि ये आपको पहचानने के लिए ये और इसकी लीव्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर ट्रीज के आप लोग देखते हुए चलिए, आपको बहुत ज्यादा याद ना रहे पर आप एटलीस्ट पेड़ों को पहचानना सीख जाए कि अगर कभी नेक्स्ट टाइम आप देखें तो आपको याद रहे, ठीक है ना। और इसमें हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि क्या लिखा है ताकि आपकी क्यूरियोसिटी शांत हो जाए। इसमें लिखा है इसकी लकड़ी इमारती लकड़ी के रूप में काम आती है, पत्तियां चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है, तेज प्रकाश में इसकी। यह आदिवासियों का पूजनीय वृक्ष है जिसे बूढ़ा देव या बड़ा देव के नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष में पानी की मात्रा अत्यधिक होती है। जैसे कि हमने एक वर्ड यूज किया था बायोडाइवर्सिटी, है ना। आपने देखा होगा कि क्या एप्पल हम यहाँ पे उगा सकते हैं क्या? हर एक ट्रीज के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए, क्लाइमेट चाहिए होता है ना। तो इसमें लिखा है कि ये कौन सी जगह पे होता है ये पौधा, बताओ, हमने पढ़ के सुना है। अब देखो, आपने ठंडी गर्मी बरसात 3 मौसम देखे हैं और तीनों मौसम में वन होना क्यों इम्पोर्टेंट है? कुछ पेड़ ऐसे होंगे जिनको बहुत ज्यादा धूप चाहिए, कुछ पेड़ ऐसे होंगे जिनको बरसात में अच्छे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होंगे जिनको मतलब कहने से कि अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग पेड़ पौधों का होना जरूरी। क्योंकि जैसे हम लोग कहाँ पे रहते हैं, घर पे रहते कि नहीं रहते हैं, जहाँ पे हमको पानी की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, सोने की, हम स्मूथली जीवन जी सकें। ऐसे ही पेड़ों के साथ में वन्य प्राणियों को और पक्षियों को रहने, पक्षियों का घर कौन सा है बताओ? पक्षी कहाँ रहेंगे? और पक्षी हमको ना एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं। पहले के जमाने में पर उसकी भी एक उम्र होती है, उसको भी डिकम्पोज होना होता है ना। तो देखो ये अरण्य चक्र यहाँ पे लिखा हुआ है, अरण्य चक्र गिरा पेड़। प्रकृति में सभी अंश उपयोगी है, जंगल के सभी मृत जीव और उनके अंश भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों द्वारा अंततः पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। इसी कारण जंगल में गिरे पेड़ पौधों, ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो आपको समझना है। यहाँ पे देखो ये पेड़ गिरा पीड़ा जो कई बार तूफान में गिर गया, या बूढ़ा पेड़ है, या सूखी लकड़ियाँ टहनियाँ नीचे गिर गई, तो उसमें कई सारे सूक्ष्म जीव अपना घर बना लेते हैं। आपने साइंस में ह्यूमस वर्ड का उपयोग सुना है ना? यस सर। और कई सारी गिरी पीड़ी लकड़ियाँ पत्तियों को डिकम्पोज या मिट्टी में अपघटित कौन कर रहा होगा? कई सारे सूक्ष्म जीव रहते होंगे। अभी आप इस पेड़ को देख रहे हैं, इसमें एक मिट्टी की लेयर चढ़ी हुई है, तो ये बताओ इसके लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक? फायदेमंद। तालियां बजा लो खुद के लिए, बजाइए, सच बात है। क्लैपिंग। हम आप लोग बोलेंगे नहीं तो फिर कलर चले जाते हैं, पर जब पेड़ की जो मरी हुई छाल रहती है इसको दीमक मिट्टी में अपघटित कर देती है, फिर से इसमें नई छाल आती है। और ऐसे जितने भी गिरे पिड़े पेड़ रहते हैं इसमें कई सारे सूक्ष्म जीव इसको अपना घर बना लेते हैं और इसको मिट्टी में अपघटित कर देते हैं। तो देखो प्रकृति में कितना अच्छा जीवन चलता है कि फिर से पेड़ गिरा और वो मिट्टी में अपघटित हुआ, मिट्टी उपजाऊ हो गई और फिर से कोई बीज गिरेगा, फिर नया पेड़ उगेगा, फिर बच्चा युवा वृद्ध होगा। तो ये प्रकृति का क्रम चलता रहता है और जिससे हमको ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा होती है, भूमिगत जल स्तर बढ़ता है, तब हम लोग खेती कर पाते हैं, हम अनाज उगा पाते हैं, हमको पीने के लिए पानी मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। नहीं तो आपने कई सारी जगह पे देखा होगा कि बाढ़ आती है, देखा है ना? कौन सी जगह पे आती है? अगर पेड़ ना हो, जंगल ना हो, तो ये पानी के साथ मिट्टी बह करके जाएगी। सभी को पता है ना कि 3 हिस्से में पानी और 1 हिस्से में अपन लोग रहते हैं। आग पूरे जंगल में फैल गई तो यहाँ जितनी सूखी पत्तियां और लकड़ियां हैं वो तो जलेंगी ही जलेंगी। तो जब ये सूखी पत्तियां और लकड़ियां होती तो मिट्टी की उर्वर शक्ति को बढ़ाती कि नहीं बढ़ाती? और फिर जितने भी बीज पकड़ के नीचे गिरे तो नए पौधे जर्मिनेट होते कि नहीं होते? वो बीज भी जल गए और जो नन्हे पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी आग में झुलस गए और जितने भी वन्य प्राणी हैं वो भी आग का शिकार हुए। तो हमारी एक छोटी सी गलती प्रकृति के लिए कितना नुकसानदायक है। तो हमें ऐसी गलती करनी चाहिए क्या?
और कभी भी अति सर्वत्र वर्जित। हमें हमारी आवश्यकता अनुसार चीजों का उपयोग करना चाहिए, पर इस तरीके से जिससे कि हमारी प्रकृति को नुकसान ना हो, है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ प्रकृति अपना जीवन कैसे जीती है, उसका एक उदाहरण ये भी है। ये आप लोग जाला देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब गाँव में, घरों में, कहीं पे भी जो छोटे छोटे पौधे उनको जब लगाया जाता है और छोटे छोटे कीड़े उनको खा लेते हैं उनकी पत्तियों, तो वो रोपा सूख जाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती। क्योंकि छोटे पौधे या बड़े पेड़ अपनी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं ना। तो ऐसे जब कोई प्रकृति का बीज नीचे गिरा और वो पौधा उगा, सीड, और फिर उनको अगर छोटे कीड़े उनकी पत्तियों को खा लेंगे तो वो मर जाएगा ना। तो जो जाला होता है, वो जो हानिकारक कीट होते हैं जो पत्तियों को खाते हैं, वो उसमें आकर के मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं और मकड़ी उनको खा लेती है। तो ये बताओ ये कितना अच्छा काम कर रही है ना मकड़ी। आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने फनल देखा है, फनल। तो जो फनल होता है तो वो फनल के आकार का होता है। फनल सभी लोग समझ गए। और लकड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और मकड़ी को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो फनल वुड स्पाइडर सभी को दिख रही है, दिखी। कौन सी स्पाइडर देखा आपने, फनल वुड स्पाइडर। इधर वाले बच्चे बोलिए। और ये मकड़ी का जाला फायदेमंद है कि नुकसानदायक। तो सोचो कि एक एक चीज, अब एक दिन में आपको क्या हम विद्वान बना सकते हैं क्या, पर एक छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम और बच्चा जो बोल रहा है उसको सुनना है, फिर हम आपसे पूछेंगे। दहीमन एक संजीवनी। भारत को आयुर्वेद का गुरु माना जाता है, क्योंकि यहाँ के वनों में विभिन्न प्रकार की औषधियों की भरमार हैं। इन्हीं औषधियों में से एक है दहीमन का पेड़, जो काफ़ी दुर्लभ है, जिसे आसानी से नहीं पहचाना जा सकता। इस संजीवनी बूटी के फल, पत्ती, तना सभी कुछ असहज रोगों और शारीरिक समस्या के काम आता है। इसकी छाल में इथेनॉल पाया जाता है, जो बैक्टीरिया और फफूंद को रोकता है, यानी यह एंटी कैंसर तत्व है। इससे काय की घातक बीमारी की दवा बनती है कैंसर। और इसमें कौन सा एक्सट्रैक्ट पाया जाता है, इधर के बच्चों को नहीं सुनाया दिया, इथेनॉलिक एसिड। ठीक है। अच्छा, ये बात तो आपको सभी को पता है ना कि पुराने टाइम के जो लोग थे वो बहुत सारे ऐसे पेड़ों को जानते थे जो कई सारी घातक बीमारियों के उपचार के काम आती थी। अब ना तो पेड़ रहे ना तो वो ज्ञान रहा, और दोनों चीज़ें हमारे हाथ से चली गई। तो आज हमारी जो उम्र है वो 100 से 60 हो गई है ना। पहले के लोग 100 साल जी लेते थे स्वस्थ तरीके से। आज हम 60 साल में बीपी, शुगर, पता नहीं कितनी सारी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। और उसका मुख्य कारण है कि हम हमारी खाद्य सामग्री में कई सारे केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो हम ऐसी चीज़ों को तो नहीं रोक सकते, पर हाँ इतना जरूर है कि कई सारी प्राकृतिक उपचार या पेड़ पौधों की जानकारी हमें और हमारे आसपास हम लगा के रखें, तो हम शुद्ध वायु भी मिलेगी और कुछ औषधियाँ भी हमको आसानी से मिल सकती है। क्योंकि पहले के जो लोग होते थे ना, वो अगर आपको चोट लगी तो इमली की छाल को पीस करके लगा लेना, जल्दी घाव भरेगा। आपकी हड्डियाँ टूट गई तो हड़जोड़ ले लो। बुखार आ गया तो राष्ट्रीय औषधि, जिसको घुरबेल राष्ट्रीय औषधि घोषित किए हैं, उसको बॉइल्ड करके उसका पी लो। अभी जुड़ी ताप के नाम से आती है, तो बहुत से बहुत बड़ा जो फीवर होता है वो चला जाता है। ऐसी कई सारी चीज़ें चिरायता है भी जंगल में अब आपको दिखाएंगे। तो ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने एक तो नॉलेज को हम तक ट्रांसफ़र नहीं किया, और पेड़ों की भी कई सारी जो औषधि पेड़ पौधे थे उनकी जानकारी का हमें अभाव रहा और हमने जाना नहीं। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ की वैल्यू या इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे तो क्या हम उसको बचाएंगे। और जब हमें उसका इम्पोर्टेंट पता होगा तो डेफिनेटली हम उसको प्रिजर्व करेंगे ना। तो ऐसा एक अकेला दहीमन नहीं है, कई सारे रेयर इंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल हो चुके हैं ऐसे ट्रीज जो कई सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। और 4 काम तो इम्पोर्टेंट कर ही रहे हैं वो, कि ऑक्सीजन दे रहे हैं, वर्षा करवा रहे हैं, भूमिगत जल स्तर बढ़ा रहे हैं, मिट्टी के कटाव को रोक रहे हैं।
तो क्या ऐसे पेड़ों को हमें ऐसे नुकसान करते रहने देना चाहिए और प्रकृति का विनाश होना देना चाहिए क्या? हमारा फर्ज है ना कि हम उनको बचाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को भी हम जैसे दहीमन जैसा कई और हजारों पेड़ हैं जो रेड लिस्टेड हो चुके हैं। और आप लोग देखना, हरजोड़ देखना, गिलोय देखना, ठीक है ना? प्लीज और कई सारी हर श्रृंगार को आप लोग गूगल, चैट जीपीटी, मतलब जेमिनी, उससे पूछना कि हर श्रृंगार किस किस काम में आता है, ठीक है ना? चलते ये पेड़ रात में अलग पहचान में आते हैं, इसलिए इसे घोस्ट ट्री, भूतिया पेड़ कहा जाता है। संगमर सुंदरता की वजह से इसको अंग्रेजी वदर दिया गया। कुल्लू वृक्ष के प्राप्त गोंद औषधि मतलब 4-5 काम तो बेसिकली सभी पेड़ करते ही, पर जो बहुत ज्यादा कीमती बहुमूल्य पौधे हैं वो हमारे जंगलों से रेड लिस्टेड और दुर्लभ प्रजाति के वृक्षों में शामिल हो चुके हैं, है ना? तो उसमें से एक ये कुल्लू है, चमकदार दिखाई दे रहा है। जनरली हम लोग भूत की इमेजिनेशन कैसे करते हैं? व्हाइट कलर के कपड़ों में करते हैं ना, तो इसको घोस्ट ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और सबसे अधिक पौष्टिक गोंद भी एक तो ये कुल्लू है और धवा, एक पेड़ और दिखाएंगे हम, धवा और कुल्लू। इन दो पेड़ों से सबसे अधिक पौष्टिक गोंद प्राप्त होती है। तो अभी आप लोग धवा हमसे पूछना है ना। और त्रिफला चूर्ण किन 3 पेड़ों से मिलकर के बनता है? फलों से? हाँ, आप लोग ध्यान नहीं रख रहे हो। अभी हर्रा बहेड़ा भी आपको देखना है ना? अभी धवा यहाँ से अपन को पता चल गया और हर्रा बहेड़ा। एक क्रोकोडाइल बार्क ट्री हमने कौन सा दिखाए थे? और एक कौन सा पेड़ था जिससे कैंसर की दवाई बनती है? और एक कौन सा पेड़ है जिसको आपको गूगल जेमिनी से पूछना है जिसका औषधि प्रयोग? अब 2 मिनट आप लोग साइलेंट होकर के यही बैठिए और कोई आवाज नहीं निकालेगा, और जो आवाज निकालेगा तो वो स्टार्टिंग से ले एंडिंग तक पूरा एक्सप्लेन करेगा। बैठ जाइए। तो हम पीछे के बच्चे बैठ जाएं और बाकी स्टाफ देखता रहेगा, ठीक है ना? स्टार्ट करें। आंख बंद करना है और कंफर्टेबली ऐसे बैठ जाइए, आपको जैसा भी लगता है, ठीक है ना? 1 2 3 आईज क्लोज। कैसा लगा? जब आप लोग शांत थे तो आपको क्या सुनाई दे रहा था? सुकून महसूस हुआ? तो हम हल्ला गुल्ला करते हैं तब अच्छा लगता है। पर सफेद चित्ती पाई जाती है। नर में सिर पर एंटलर पाए जाते हैं। चीतल सामाजिक वन्य प्राणी है जो हमेशा समूह में रहना पसंद करते हैं। इनकी लंगूरों से मित्रता होती है। अच्छा बढ़ा। अभी आपको हिरण के बारे में बताया जा रहा है, और थोड़ी सी अच्छी डाइवर्सिटी होती तो यहाँ पे आपको देखने को भी मिल सकती थी, है ना? तो आपके आने वाले बच्चे हिरण को देखेंगे कि इस टाइप की आप लोग स्टोरी सुनाओगे। क्या चाहते हो आप लोग? देखना है ना? तो जो सावधानियां बरतने के लिए बोला जा रहा है वो आप लोग बरतिएगा और इसको ध्यान से सुनिएगा कि वो किस टाइप के से दिखता है। चीतल में एंटलर पाए जाते हैं कि एंटीलोप पाए जाते हैं? बताओ। और ये कैसी दिखाई देती है, उसमें कैसा होता है? जैसे हमको अगर कोई बोले, जैसे एक इंसानी शरीर की बनावट को हम एक्सप्लेन करते हैं, तो ऐसे ये चीतल के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो जितने बच्चों ने सुना तो वो समझ गए होंगे कि कितने समय में खड़ा होता है, दौड़ता है, और उसको कितने टाइम में क्या क्या होता है। अब जिन्होंने नहीं सुना तो वो प्लीज अब चलिए, उनका जिज्ञासा का विषय।
दिखाए? कौन सा है? आप बताओ, जंगल का रुपया कौन है? तेज बोलो, जंगल का रुपया कौन है? अच्छा, इसको रुपया क्यों बोलते होंगे? क्योंकि इसकी हर पत्ती में नोट है। क्या है? नोट है। क्यों? अच्छा, तेंदू पत्ता से क्या बनती है? बीड़ी। और बीड़ी कैसी है स्वास्थ्य के लिए? अपने को पीने का नहीं, सिर्फ बेचने का है। क्या करने का? बेचने का। उससे पैसे कमाओ, पर अपने को खुद को और घर में किसी परिवारजन को प्रेरित नहीं करना है कि वो बीड़ी पिए। क्योंकि देखो, जो हैबिचुअल है और जो सिगरेट पीते हैं और कम से कम वो बीड़ी पियेंगे तो कुछ कम नुकसान करेगी ना, और बदले में अपने को पैसे मिल जाएंगे। और ये लोकल के लिए काफी आजीविका का अच्छा खासा साधन है। जो लोकल विलेजर्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए ये अच्छा खासा आजीविका का स्रोत है। इसकी एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 50। और एक गड्डी कितने रुपए की होती है? 100। 4 गड्डी कितने रुपए की हुई? 8। कितने रुपए की हुई? और 1000 गड्डी का एक मानक बोरा होता है। एक मानक बोरा में कितनी गड्डियां होती है? 100,000। 1000। तो ये अच्छा, अब आप लोगों को समझ में आ गया कि जंगल का रुपया क्यों है? क्योंकि इसके हर पत्ते पत्ते में पैसे हैं, है ना। और जिनके यहाँ पे तेंदू पत्ता का कलेक्शन किया जाता है, उनके यहाँ पे इनके बीमा भी होते हैं। जो तेंदू पत्ता संग्राहक परिवार हैं, उनका बीमा होता है। और यदि वो तेंदू पत्ता को तोड़ते समय उनको चोट लगती है, दुर्घटना का शिकार होते हैं या मृत्यु होती है, तो 6 लाख तक का उनको बीमा रहता है कि वो 6 लाख रुपए उनको मिलेंगे, है ना। पर वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी एक के बच्चों को मिलता है, यदि वो 75% से ऊपर अंक लेकर के आते हैं तो। ठीक है ना। तो इतनी जानकारी अब पर्याप्त है? ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़िए। हाथी में एशिया का सबसे बड़ा वन्य प्राणी है। नर के शरीर का रंग स्लेटी एवं मादा तथा बच्चों का रंग अखरोटी होता है। नर के सर पर सींग एवं गले में काली बकरे जैसी दाढ़ी होती है। वृद्ध नरों का पृथक समूह जीवन बिना मादाओं के एकाकी होता है। यह वन्य प्राणी प्रतिदिन एक ही स्थल पर मलत्याग करते हैं। सुना, कितने बच्चों ने नीलगाय को देखा है? सिर्फ 1, 2, 3 बच्चों ने देखा ना। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि आप ही 2, 3 बच्चे देख पाए और बाकी हम लोग नहीं देख पा रहे? इसका क्या कारण है बताओ? बहुत कम है। हर वन्य प्राणी को रहने के लिए एक परिवेश चाहिए रहता है ना। और अगर वो परिवेश नहीं मिलेगा तो वो वन्य जीव या वन्य प्राणी वहाँ पे रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि वो किस तरीके का दिखाई देता है और वो समूह में रहना पसंद करता है। और जैसे कि हम लोग हवा, पानी और भोजन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, तो जितने भी वन्य जीव वो वन्य प्राणी है, उनको भी एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है ना कहीं हमने उनके परिवेश को छीन लिया या कहीं ना कहीं उनके रहने योग्य परिवेश को हमने खत्म कर दिया। लगाना पड़ेगा ना, तो तितली ऑटोमेटिक आ जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, शहद फैक्ट्री में बनता है क्या? कहाँ, कौन बनाता है उसको? फिर मधुमक्खी कैसे शहद बनाती है? फूलों से रस लेकर के आती है। और अब फूलों को खिलाने के लिए किसका होना जरूरी है? आपने उसमें पुंकेसर सुना है? उसको परागण कौन करता है? कौन करता है? आप लोग सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये बताओ कौन करता है? पराग कण गिरते हैं, फिर उसका परागण होता है, और वो कौन सा पॉलिनेशन का काम कौन करता है बताओ? तो अब आपको समझ में आया कि अगर आपको शहद खाने के लिए चाहिए तो आपको इंसेक्ट्स भी कितना अच्छा काम कर रही है। फिर उसमें से फिर तितली का भी अपना रोल है, फिर मधुमक्खी शहद को बना रही है और फिर हमको शहद खाने को मिल रहा है। वन्य प्राणी या सूक्ष्म जीव भी कितना इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, मगर हम लोग हैं जो उसमें से डिसबैलेंस करने का काम करते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि प्रकृति कितना अच्छा काम कर रही है। हमें इनके परिवेश को नहीं उजाड़ना है या खराब या नष्ट नहीं करना है ना। तो नीलगाय के बारे में आपने सुन लिया है कि ये मृग प्रजाति में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या है, ये वन्य प्राणी है। याद रहेगा सभी को। तो अभी आपने देखा तो किसी को भी नहीं है,
पर एक काय के बारे में अपन ने जाना, चीतल, और दूसरा वन्य प्राणी कौन सा है, नीलगाय। तो अभी कोशिश करना कि कोई वन्य जीव या वन्य प्राणी आपको दिखे या कोई पक्षी आपको आवाज सुनाई दे जाए या पक्षी दिखाई दे, तो इसलिए आप लोग कीप क्वाइट होकर के चलिए, ठीक है ना। घी और हल्दी का उपयोग करते हैं। तो ये हल्दू का पेड़ है और ये एंटीसेप्टिक के रूप में, औषधि के रूप में इस्तेमाल होता है। और इसका रंग तो हल्दू मतलब हो गया पीला ही। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है अभी आपको करंट में, इसके पत्ते देखो आप लोग। नेक्स्ट टाइम कभी हल्दू देखोगे जंगल में तो पहचान लोगे कि नहीं। और जैसे हम लोग कैसे कामों के लिए कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो इसकी टहनियों को प्रयोग करने से शुभ माना जाता है और ये आदिवासी लोग इसकी पूजा करते हैं, है ना। तो ठीक है, इतना काफी है मेरे ख्याल से कि हल्दू का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, इतना आप लोग याद रखना, ठीक है ना। आगे प्रजातियों के सर्प पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ ही प्रजातियों में जहर पाया जाता है। ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। सांप आवाज़ या संगीत नहीं सुन सकते। बीन की धुन पर नाचना एक भ्रांति है। कोई भी सर्प दूध नहीं पीता, न ही किसी नाग के पास नागमणि होती है। यह सब भ्रांतियाँ हैं। मध्य प्रदेश जहरीले कितने होते हैं? और ये सब गलत बात है कि उनकी सांप जो है बीन की धुन पे नाचता है, ये सब भ्रांति है ना। जब भी कभी आपको सांप काटता है तो किसके पास जाना चाहिए? उसका मुख्य कारण हम बताएं। जब आपने सुन ही लिया कि मध्य प्रदेश में 38 प्रजाति के सांप है और जहरीले कितने हैं? और जब आपको जहरीला सांप काटता है और आप ओझे के पास जाते तो वो क्या बोल देता है कि आप आने में लेट हो गए, है ना। और जब आपको जहरीला सांप काटा ही नहीं है और जब आप जाओगे तो वैसे भी बचोगे, ऐसे भी बचोगे। सही बात है कि नहीं? तो सीधी सी बात है कि जब भी आपको सांप काटता है तो किसके पास जाना चाहिए? और उसका मुख्य कारण है कि जो सांप का जहर होता है उसका एंटी जो वेनम है वो डॉक्टर के पास होता है ना। और एक खास बात और बताते हैं कि जो किंग कोबरा सांप होता है ना, उसके जहर से कैंसर की दवाई बनती है। क्या बनती है? सांप के जहर से क्या बनती है? अब याद रहेगा आपको। अब देखो प्रकृति में कितना अच्छा सिस्टम बना है, एक जीव दूसरे जीव को कैसे कंट्रोल करता है। जब जो दीमक होती है ना, वो दीमक अपना घर कहीं पे भी नहीं बनाती। जैसे हम पेड़ काट लेते हैं तो जमीन के अंदर कुछ छूट रह जाता है, या तो पेड़ प्राकृतिक रूप से तूफान में गिरा हो या टहनियाँ नीचे गिरी हो, और या कोई बूढ़ा पेड़। जब एक वनों का प्रबंधन होता है, जैसे आप लोग कहेंगे कि जंगल विभाग वाले दूसरों को पेड़ों को तो काटने से रोकते हैं मगर खुद पेड़ काटते हैं। पर जैसे कि हमने बताया कि भगवान बूढ़े लोगों को उठाता है, ऐसे ही वनों को प्रबंधन के लिए बूढ़े पेड़ों को वन विभाग वाले निकालते हैं। मतलब उनका एक वानिकी का एक सिस्टम होता है वनों के प्रबंधन के तहत। तो जब उन पेड़ों को काट लेंगे तो नीचे तो ठूट रहेगा ना, और जब वो ठूट रहेगा तो फिर तो अगर उसको मिट्टी में अपघटित नहीं होगा तो फिर तो दिक्कत होगी ना। तो उसको अपघटित करने के लिए दीमक जो है अपना घर बनाती है। और दीमक 4 प्रकार की होती है, राजा, रानी, सैनिक और श्रमिक। तो राजा रानी अंडा देने का काम करेंगे, सैनिक सुरक्षा का काम करेंगे और सैनिक क्या करेंगे? निर्माण कार्य करेंगे। और इसकी खास बात यह है कि 365 दिन ठंडी गर्मी बरसात में इस बामी के घर का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस हमेशा तापमान एक साथ बना रहता है। कितना बना रहता है? 26। और फिर देखो प्रकृति में कोई भी चीज घटे भी ना और बढ़े भी ना। दीमक जो है अब उसको खा लिया और फिर इस घर को जब उसने पूरा अपघटित कर दिया, फिर इसको आकर के कौन खा लेगा? भालू। कौन खाएगा? दीमक। अगर मान लो इसकी संख्या बढ़ जाए तो फिर दिक्कत होने लगेगी कि नहीं होने लगेगी? तो फिर दीमक को
पेंगोलिन और भालू ये दो हैं जिनका मुख्य भोजन है दीमक, है ना, उसको वो खा लेते हैं। फिर वहां पे आके कौन रहता है? सांप। तो इस टाइप की संरचना का निर्माण क्या सांप कर सकता है क्या उसके मुंह से? नहीं। तो ये गलत बात है कि ये जो डूमर होती है, बामी होती है कि इसमें सांप रहता है। पहले इसका निर्माण करती है कौन? दीमक। फिर बाद में जब इसका पूरा अपघटित करके काम खत्म हो गया, फिर इसको कौन खा लेता है? भालू और रेड स्पाइडर। ये चाहिए रेड स्पाइडर। स्पाइडर नहीं है, स्पाइडर नहीं है वो। में नाखून अंदर रहते हैं। बाघ की उत्पत्ति साइबेरिया में हुई। बाघ के शरीर पर पाई जाने वाली काली धारियां एवं चेहरे के काले चिन्ह प्रत्येक बाघ में अलग अलग, जैसे दो मानव के अंगुली चिन्ह एक जैसे नहीं होते हैं। बाघ का प्राकृत वास में औसत जीवन काल 13-15 वर्ष होता है। बाघ घात लगाकर हमला करने वाला अद्भुत शिकारी है। प्रत्येक बाघ की टेरिटरी, रहवास क्षेत्र पृथक। जंगल में बाघ के अनेकों साक्ष्य चिन्ह जैसे गारा, विष्ठा, पदचिन्ह, स्क्रैच आदि की मौजूदगी से भी उपस्थिति की पुष्टि होती है। माँ द्वारा शावकों को 20-24 माह तक प्रशिक्षण तदुपरांत ही माँ शावकों को पृथक कर देती है। देता है। और उसका औसत जीवन काल कितना होता है बताओ? 13 से 15। और उसकी माँ उसकी देख रेख कब तक करती है? 20 से 24 माह। और जैसे हर इंसान की फिंगरप्रिंट अलग अलग होती है, ऐसे बाघ की क्या होती है? काली धारियां अलग अलग धारियां होती है ना। एक बात बताओ, हमारे लिए बाघ फायदेमंद है कि नुकसानदायक? कैसे बताओ? अगर हम कहें सर अपने इसका मतलब बनाए रखता है। जैसे आपने एक गाना भी सुना था ना, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। प्रकृति में बाघ संतुलन बना करके रखता है। एक बात बताओ, यदि मान लो आपको ये कहा जाए कि आप यदि बाघ ना हो तो आपको समोसा खाने को नहीं मिलेगा, तो ये बात आपको सूट हो रही है कि नहीं हो रही है बताओ? और कोई बताएगा बच्चा कि अगर बाघ ना हो तो आपको समोसा खाने को नहीं मिलेगा? जरा कोई बताएगा बच्चा कैसे? और उन अनाज को अभी थोड़ा बहुत कौन कौन नुकसान पहुंचाता है? हिरण और बंदर और जंगली सुअर। ये सब वन्य प्राणी कहाँ रहते हैं? इनको कौन खाता है? और अगर ये नहीं होगा और इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो आपके खेतों की फसल बचेगी क्या? आपको खाने के लिए अनाज मिलेगा? आलू भी जमीन के अंदर ही उगाते हो ना। अगर जंगली सुअर की तादाद बढ़ जाए और सुअर आपका पूरा फल्ली और आलू खोद के खा लेगा तो आप समोसे खा पाओगे क्या? तो अब आपको बात समझ में आई कि अगर बाघ ना हो तो आपको समोसा, ये पिज्जा, ये बर्गर, ये खाने का जो जितना भी अनाज है, अगर आपने संतुलन प्रकृति का बिगाड़ा और ये बाघ नहीं रहा, डाइवर्सिटी खत्म हो गई, तो वन्य जीव आपके खेतों में जाकर के नुकसान करने लगेंगे, तो आप लोगों का जीवन कैसा हो जाएगा? दिक्कत में हो जाएगा, परेशानी में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बाघ जो है प्रकृति का संतुलन बना करके रखता है। और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा अदिति राउत।
बिल्कुल बारी बारी से अब दोनों ही टीमों के बीच मैच यहाँ पर होने जा रहा है। देखते हैं आज विजय किस स्कूल की होती है, किन बच्चों ने कितना सीखा है, किस ने कितना अनुभव लिया है। नाम ही अनुभूति है और अनुभव के आधार पर आप अपने यहाँ पर जो भी आपने सीखा है वो आपको बताना है। ठीक है, कॉल कौन करेगा? कॉल आप करेंगे, हेड या टेल? ठीक है, चलिए चलिए। और यहाँ पर हेड आया है और जवाहर नवोदय विद्यालय ने टॉस जीत लिया है। तो पहली बारी यहाँ पर जब नवोदय विद्यालय की छात्रा की है, बेटा आप लोग थोड़ा ऐसा, तो बिल्कुल आपका जो अनुभव रहा है उसे आप सभी के समक्ष साझा करिए। जैसे कि हम पहले आए थे तो सर ने हमें बताया था कि अनुभूति का मतलब होता है कि जानना, पहचानना कितने उपयोगी है। वनों से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, यहाँ तक कि भोजन, हवा, ऑक्सीजन, जो सब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ शिवानी मैम थी। शिवानी मैम ने हमें सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत की, उसके बाद हमें वन के बारे में बताया। उसके बाद फर्स्ट पेड़ हमने आंवला का देखा, जिसपे विटामिन सी होता है, वह हमारे गालों और बालों के लिए सबसे अच्छा होता है। उसके बाद हमने साझा पेड़ देखा, जिसे साझा पेड़ देखा। उसके बाद मैम ने हमें गुरुवेल के बारे में बताया, जिसे भारत की राष्ट्रीय औषधि के नाम से घोषित किया गया है। उस पे बड़े से बड़े बुखार को भी वो आसानी से ठीक कर देती है। हमने बहुत सारे जानवरों के बारे में देखा, जैसे कि बाघ, जो कि भारत पे है। बाघ को उसकी माँ से 20 से 24 माह उसका पालन पोषण करती है। उसके बाद उसकी औसतम अवधि 13 से 15 वर्ष की होती है। हमने बहुत सारे पेड़ देखे, हमने जाने, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें पेड़ों को नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि पेड़ नहीं होंगे तो हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पेड़ों से ही सब कुछ है। इसलिए आप और आपके आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए कि पेड़ ना काटें। ये नहीं बोल रहे हैं कि पेड़ लगाएं, पर यदि कोई पेड़ का हिस्सा काट रहे हैं तो 75% अपने लिए और 25% बाकियों के लिए छोड़िए, कि वो खुद ही उपजाऊ बने, भूमि को जंगल को जलाए ना, क्योंकि उससे भूमि अनुपजाऊ होती है। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जंगल को जलाने से बचाएं, जिससे कि जो पार्टिकल्स कट के नीचे गिरते हैं, जो 25% भाग हम छोड़ते हैं, वो फिर से उपजाऊ बन के रहे। जंगल को काट के ना जंगल को बढ़ावा दे, इससे हमारा जंगल कभी कटेगा नहीं। धन्यवाद। हाई सेकेंडरी स्कूल से मैं कक्षा 11वीं से हूँ। जैसे कि अनुभूति के बारे में सर ने बताया, जैसे कि अनुभूति से हमें क्या महसूस होता है, क्या कैसा होता है। जैसे आप मतलब शुरू में जैसे स्कूल में बताया गया होगा कि आपको टूर में लेके जा रहे हैं, जैसे अनुभूति कार्यक्रम में लेके जा रहे हैं, तो बताया गया होगा। तो शुरू में जो अपने अंदर जो उत्साह रहा होगा, जो जैसा रहा होगा कि वहाँ क्या होगा, कैसे होगा और क्या दिखाया जाएगा, क्या किसके बारे में बताया जाएगा, कैसे पक्षियों के बारे में बताया जाएगा और क्या नहीं बताया जाएगा। की छात्रा हूँ। आप सभी के समक्ष मैं आज अपना जो भी हमने टूर किया उसके ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई हूँ। तो जैसे हमारे साथ मैम गई थी और उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, जंगल के बारे में बताया। और हम सबसे पहले गए थे तो हमने आंवले का पेड़ देखा। मैम ने हमें वहाँ पे बताया कि आंवला क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, उससे हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है और भी बहुत सारी उसकी उपयोगी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद फिर हम आगे गए और भी बहुत सारी चीज़ें देखी। एक मकड़ी का जाला भी हमें बताया कि जिसका नाम फनल वुड स्पाइडर है, जो किस प्रकार हमारे फूड चेन चलती है या फिर कुछ भी डाइवर्सिटी के बारे में जो भी मैम ने बताई, उसमें कैसे वो एक एक करके यूज़ होता है। हर किसी का अपना अपना एक रोल होता है, जो अच्छे से हर कोई जो इंसेक्ट हो या फिर एक चींटी से लेके बड़ा कोई हाथी तक जो भी होता है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। कि एक है तो उसके साथ दूसरा कैसे कनेक्ट है, कि कैसे वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद फिर हम आगे गए, फिर हमने बहुत सारे जानवरों के बारे में भी जाना। जैसे टाइगर के बारे में बताई मैम ने, हिरण के बारे में बताई, नीलगाय के बारे में बताई और
और सांप के बारे में भी बताएं, जिसकी 38 प्रजातियां पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें सिर्फ 4 जहरीले होते हैं और बाकी बस ऐसे नॉर्मल हैं। तो मैम ने बताया कि जैसे कोई भी सांप है हमें काट लेता है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डर जाना है या फिर घबरा जाना है कि हमें सांप ने काट लिया है। इससे बताई थी कि हर सांप जहरीला नहीं होता है, बस हमें थोड़ा अपने आप में शांति रखना चाहिए कि हाँ सांप ने काट लिया कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो शायद हम ठीक हो जाएं। शायद की बात नहीं, जब जहरीले सांप काटते हैं तभी हमें कुछ उसका नुकसान होता है या फिर उससे कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर हमें टाइगर के बारे में बताई मैम ने, जो कि कैसे अलग अलग टाइगर्स होते हैं और उसमें क्या हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा टाइगर कैसा है। उसमें टाइगर की ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा टाइगर है। और उसमें बहुत और उसके जैसे मेरी फ्रेंड ने भी बताई कि आपको उसको कैसे उसकी माँ उनको अपने बच्चों को पालन पोषण करती है। और भी बहुत कुछ हमने आगे गए तो हमने बंदर भी देखे और नदी भी देखी जिसका नाम हिर्री नदी था। और उसमें और भी बहुत सारे पेड़ देखे, जैसे कुल्लू पेड़ देखा थे, वो चमकता है रात में और अच्छा दिखता है रात में, इसलिए उससे गूंद भी निकलती है, मैम ने बताई थी। और एक पेड़ है जिससे गूंद निकलती है। और तेंदू पत्ते का मतलब तेंदू पेड़ के बारे में भी बताई थी मैम ने, जिससे बीड़ी बनाई जाती है। पर पता है कि हमें बीड़ी हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है, पर इसको हमें अपने सेवन नहीं करना चाहिए। और फिर हिरण के बारे में भी बताई मैम ने कि हिरण कैसे होते हैं, वो झुंड में रहना पसंद करते हैं और उनके सींग कैसे होते हैं, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि कौन कैसा दिखता है। और भी बहुत कुछ। और हल्दू के बारे में भी बताई थी मैम ने, जो हमारे बॉडी के लिए कैसे उसको हम अपने बॉडी के अंदर जो भी बीमारियां हो जाती हैं उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो उनके पूजा के जो आदिवासी लोग होते हैं उसको अपने पूजा के बारे में बताई थी। और ठीक है, और फिर बाद में अंत में हमें बताया गया कि पेड़ हमारे जंगल क्यों ज़रूरी होता है और उसके बारे में भी कि हमें जंगल को नष्ट नहीं करना चाहिए। और आज की ये विशेष प्रस्तुति, ये आज अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देंगे और हमारे बीच में महेंद्र जी। और शुरू से ही वन विभाग में काफी इंटरेस्ट रहता है, वनों की सुरक्षा अवेयरनेस में काफी अच्छा कार्य किया है। स्वागत कीजिए दोनों ही मास्टर ट्रेनर की ज्वाइन करते हुए इस काम को। जोरदार तालियां बच्चे बजते हैं। ये मान्यता है कि कितना होना चाहिए फॉरेस्ट?
कितना परसेंट? 33, गुड, वेरी गुड। मध्य प्रदेश में कितना फॉरेस्ट है? कितना परसेंट? 23, 25 और कुछ? पेज नंबर 12 पे लिखा हुआ है। कैंप का आयोजन किया गया था और पूरे कार्यक्रम का समापन हुआ। अभी सभी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और पुरस्कार भी प्राप्त किया, प्रथम स्थान भी प्राप्त किया नवोदय के बच्चों ने। और इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ JNV सिवनी में। थैंक यू। बस जाने को रेडी है, बच्चे भी तैयार हैं।